हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफिकल थॉट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और जिसमें हमने आपको अब तक जो है 6 पार्ट करा दिया है, जिसमें 120 प्रश्न और कुछ महत्वपूर्ण ज्योग्राफर्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और पिछले 2 वीडियो से हम ज्योग्राफर को भी साथ साथ डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। कुछ ज्योग्राफर जैसे किसी में 5 हमने ले लिया, किसी में 6 ले लिया, किसी में 8 ले लिया। इस तरह से ज्योग्राफर को एक एक करके उनकी बुक्स और उनके कंट्रीब्यूशन को इसमें देख रहे थे। ठीक, उसी के संदर्भ में आज हमने कुछ और ज्योग्राफर को ऐड किया है जो आपका ईज़िली किताबों में मिलता नहीं है। ठीक, तो यदि आप चैनल के नए व्यूअर हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक, चैनल का नाम है ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर, राइट। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डी मार्टोनी का, और यहाँ पे 2 ज्योग्राफर और हैं। ठीक, ये सभी फ्रांस भूगोल से संबंधित हैं। ठीक, इन दोनों के बारे में यहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। राउल ब्लैंचार्ड, ठीक, इनका नाम है राउल ब्लैंचार्ड। इनका जो है नगरीय भूगोल में काफ़ी योगदान रहा है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे आगे डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे हम लोग इसमें जो भी प्रश्न है उसको देखते हुए चलेंगे। और प्रश्न पे हमने सॉल्व करके उसका आंसर भी लगा दिया है। ठीक, ताकि आपका ज़्यादा टाइम न लगे और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डी मार्टोनी को देखते हैं। डी मार्टोनी जो है, ये मैनुअल डी मार्टोनी का जन्म जो है ये आपका 1873 में फ्रांस के ब्रिटनी स्थान पर हुआ था। 1899 में उसने इकोले नार्मोन से स्नातक की यानी कि बीए की उपाधि प्राप्त की और 1902 में इन्होंने डिलीट और 1907 में डीएससी उपाधि की प्राप्त की। रेनेस व लियोन विश्वविद्यालय में पढ़ने के बाद ये 1909 में यहाँ पढ़ाने के बाद 1909 में उनकी नियुक्ति सारबोन विश्वविद्यालय में भूगोल प्राध्यापक के रूप में हुई और 1944 तक निरंतर ये कार्यरत रहे। इनकी रुचि डी मार्टोनी की भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी में रही है और वह सारबोन की भौगोलिक संस्था के निदेशक भी रहे। ठीक, कभी कभी जब आपका बहुत ज़्यादा डीप प्रश्न बनाता है तो पूछ लेता है कि किसी भौगोलिक संस्थान का नाम और पूछ लेता है उसके निदेशक कौन थे। ठीक, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण जो हो जाता है ये इनका रचनाएं वगैरह और उनका योगदान। तो रचनाओं में इनकी है भौतिक भूगोल की पाठ्यपुस्तक है, ये फ्रांस में फ्रांसीसी लैंग्वेज में ट्रेट डी ज्योग्राफिक फिजिक। ठीक, इसके 3 पार्ट प्रकाशित हुए 1909, 1925 और 1927 में। ठीक, दूसरी बुक है ब्रिटेनी प्रायद्वीप की तटीय भूआकृति कोस्टल मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्रिटेनी, राइट। नेक्स्ट है कार्पेथियन का भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ कार्पेथियंस, वेलाचिया का प्रादेशिक भूगोल रीजनल ज्योग्राफी ऑफ वेलाचिया 1902 में। फ्रांस का भौतिक भूगोल इन्होंने 2 खंडों में लिखा, ध्यान रखिएगा, इसको पूछा गया है। ला ज्योग्राफिक फिजिक डी ला फ्रांस 1942 में, फ्रांस की मानचित्रावली एटलस डी फ्रांस 1943 में। ठीक, मध्य यूरोप का भूगोल यूरोप सेंट्रल 1931 में इन्होंने लिखा डी मार्टोनी ने। भौगोलिक देन इनका कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो मार्टोनी ने फ्रांस में, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा मिसप्रिंट आपको मिलेगा। ठीक, फ्रांस में भौतिक भूगोल को नया स्वरूप प्रदान किया। इस कारण यहाँ भौतिक भूगोल का मानव भूगोल में संतुलन स्थापित होने में मदद मिली। उसने फ्रांस की मानव भूगोल के सिद्धांत पुस्तक का संपादन व प्रकाशन भी किया। विश्व भूगोल पुस्तक के लेखन का कार्य इनके द्वारा ही हुआ। साथ ही साथ इसने प्रादेशिक भूगोल में भी विशेष योगदान दिया। उसने एनाल्स डी ज्योग्राफी नामक भूगोल पत्रिका का संपादन करते हुए अनेक उपयोगी शोध पत्रों का भी प्रकाशन कराया। 1931 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक कांग्रेस के आयोजन में सहयोग दिया। वह कई बार अमेरिका गया और वहाँ पे डेविस विद्वान के संपर्क में आया। 1912 में डेविस द्वारा आयोजित अंतर महाद्वीपीय पर्यटन सम्मेलन में भी शामिल हुआ। 1949 में यूनेस्को द्वारा न्यूयॉर्क में आयोजित संसाधन संरक्षण एवं उपयोग सम्मेलन की अध्यक्षता भी डी मार्टोनी ने किया। ठीक, डी मार्टोनी का जो मुख्य रूप से आपको याद रखना है वह आपका कि वह किसके निदेशक रहे, किस संस्था के, साथ ही साथ इनका जो भूगोल में कंट्रीब्यूशन और इनकी जो बुक है, राइट।
आते हैं राउल ब्लैंचार्ड के बारे में। ये भी फ्रांस के जोग्राफर हैं। तो नगरीय भूगोल का जनक इन्हें कहा जाता है फ्रांस में। उससे पहले नगरीय भूगोल का सर्वप्रथम बात जो है डिमांजिया ने 1900 में पेरिस का नगरीय अध्ययन करके प्रकाशित कराया था। गालो ने पेरिस का नगरीय भूगोल लिखा था। 1913 में लेवेनविले ने रूवेन नगर का और 1923 में कायन नगर का भूगोल लिखा। नचाई ने ग्रोनोविल में भूगोल का प्रोफेसर था और 1911 में उसने प्रथम ग्रोनोविल नगर पर नगरीय भूगोल पुस्तक की रचना की। इसमें नगर की बसाव स्थिति, बसाव स्थान, ऐतिहासिक विकास तथा वर्तमान प्रारूप का भी विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है। उसने ग्रेनोविल में नगरीय भूगोलवेत्ताओं की एक संस्था संगठित की, स्कूल ऑफ अर्बन ज्योग्राफी, जिसका उद्देश्य विभिन्न नगरों के अध्ययन पर जोर देना था। और साथ ही ब्लैंचार्ड ने लीले, नानसी, लियोनिस, मार्सलीज और नाइस तथा बोर्डियोक्स नगरों पर भी लेख इन्होंने लिखा। नगरीय तंत्र में यानी नगरीय भूगोल का जो मेथोडोलॉजी ऑफ अर्बन ज्योग्राफी 1922 पर इन्होंने शोध लेख प्रकाशित कराया। और नगरीय भूगोल के साथ साथ ग्रामीण मकानों के प्रकारों का भी इन्होंने अध्ययन किया। फ्रांसीसी आल्प्स के भौगोलिक भूगोल पर जो पुस्तक लिखी उसने उसे देश के बाहर काफ़ी लोगों की प्रसिद्धि भी मिली। उनके ज़्यादा रचित कुछ ग्रंथ हैं। एशिया ऑक्सीडेंटल, पश्चिमी एशिया की पुस्तक है। इसका प्रकाशन फ्रांस की ज्योग्राफी यानी फ्रांस की प्रसिद्ध ग्रंथमाला विश्व भूगोल यानी ज्योग्राफी यूनिवर्सल में हुआ। और उत्तरी अमेरिका की पुस्तक इन्होंने लिखी जो 1933 में प्रकाशित हुई। पूर्वी कनाडा की भी पुस्तक लिखी, 1935 में 2 खंडों में आई। नगरीय भूगोल पर जीन गार्टमैन के विचार भी महत्वपूर्ण हैं। 1961 में उसने महानगरीय प्रदेशों के अध्ययन पर एक ग्रंथ मेगालोपोलिस द अर्बनाइज्ड नॉर्थ ईस्टर्न सी बोर्ड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट प्रकाशित कराया। इसमें नगरों के ऐतिहासिक, भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पक्षों का विश्लेषण किया। 1962 में उसने यूरोप महाद्वीप के महानगरों का अध्ययन भी प्रकाशित कराया। ठीक, तो यहाँ पे आपने देखा ब्लैंचार्ड के बारे में और डी मार्टोनी के बारे में। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, प्रश्न पे आते हैं। तो यहाँ पे है 121वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रथम भूगोलवेत्ता था जिसने ठोस सिद्धांतों पर विषुवत रेखा की लंबाई का पता लगाया। ठीक, यदि आप भौगोलिक चिंतन का इतिहास माजिद हुसैन सर का यानी इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे देखेंगे एरेटोस्थनीज की, जब वहाँ पे आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो दूसरी लाइन ही आपको मिलेगा कि यह वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता है एरेटोस्थनीज और इन्होंने विषुवत रेखा की लंबाई का सही आकलन किया। राइट, तो सही उत्तर एरेटोस्थनीज। नेक्स्ट है, टालमी द्वारा किए गए कार्य के आधार पर कोलंबस के अनुमान लगाया कि एशिया निम्नतः यूरोप के पश्चिमी भाग में अति निकट होगा। इन्हीं के मैप की वजह से कोलंबस जो है भारत के बजाय अमेरिका पहुंच गया था और इसने इन्हीं की मैप की वजह से ही बताया, अनुमान लगाया कि एशिया जो है यूरोप के पश्चिम में है। ठीक, स्टेबो ने इथियोपिया में भारी वर्षा के कारण बताते हुए नील में बाढ़ की सही व्याख्या की। ये भी आपका सही है, तो यहाँ पे दोनों आपके राइट हैं, पहले और दूसरे। नेक्स्ट है, सामान्य भूगोल और विशेष भूगोल में सबसे पहले विभेद किसने किया था तथा इन उपागमों की पारस्परिक निर्भरता व्यक्त की थी। ठीक, तो ये महोदय हैं, वारेनियस महोदय हैं। सामान्य भूगोल और विशेष भूगोल में इन्होंने ही यानी द्वैतवाद की परिकल्पना इनकी ही है। नेक्स्ट है, उद्देश्य यदि प्रत्यय को स्वीकार नहीं किया यानी अस्वीकार कर दिया। और पूर्ववर्ती क्रम में स्पष्टीकरण ढूंढना आवश्यक है, ऐसा इन्होंने कहा। ऐसा करते हुए उसने लिनाउस और लेबनिज़ का विरोध किया, लेकिन ह्यूम और गोएथ के प्रत्ययों का समर्थन किया, उनका विस्तार किया। तो ऐसे कौन व्यक्ति हैं? तो कांट महोदय हैं, थियोलॉजिकल। आगे हैं, एशिया का डेसिकेशन सिद्धांत किसने दिया? तो एशिया का जो डेसिकेशन सिद्धांत है ये प्रिंस पीटर क्रोपोत्किन ने दिया था। ये रशियन ज्योग्राफर हैं। हम्बोल्ट ने उष्णकटिबंधीय पर्वतों में तुंगता, वायुताप, वनस्पति, कृषि से संबंध का प्रथम वैज्ञानिक वर्णन प्रस्तुत किया। राइट, रिटर ने यह प्रत्यय विकसित किया कि समान अक्षांशों पर महासागरों के निकटवर्ती स्थानों की जलवायु की तुलना में शीतकाल में महाद्वीपीय जलवायु अधिक ठंडी होती है तथा ग्रीष्मकाल में अधिक गर्म होती है। ठीक, तो रिटर ने क्या यह बात की थी?
ये कमेंट में आप लोग बताएंगे कि क्या इसमें से राइट आंसर क्या है। ठीक, कमेंट में हम आपको इसका राइट आंसर बताएंगे। ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसमें सही उत्तर क्या है। तो इससे आप लोग हमबोल्ट और रिटर दोनों लोगों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो इनके बारे में और जानकारी मिलेगी, इनके बारे में भी। ठीक, इसलिए आप लोग गूगल कर लीजिएगा या किसी अन्य स्रोत से इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, वहाँ हम आपका इसका राइट आंसर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, नेक्स्ट है, अपने सभी भौगोलिक अध्ययनों में रिटर ने ईश्वरीय इच्छा का साक्ष्य पाया। राइट है, टेलियोलॉजिकल अप्रोच है। रिटर के द्वारा संपूर्ण किए गए डाई एडकुंडे के सभी ग्रंथों में केवल अफ्रीका और एशिया का ही भाग अंतर्निष्ठ है। ठीक, हमबोल्ट के समान रिटर का महान कार्य भी मुख्यतः उनके स्वयं के प्रेक्षणों के आधार पर संग्रहित हुआ, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें आपका पहला और दूसरा राइट है। रेडजल की एंथ्रोपोज्योग्राफी के सेकेंड पार्ट में क्या है, तो ये मानव प्रकृति और वातावरण के प्रभावों पर बल दिया गया है। पृथ्वी के अध्ययन के लिए उद्देश्यवादी उपागम अपनाया था, तो रिटर महोदय हैं। किसका श्रेय हमबोल्ट को जाता है, तो हमबोल्ट का जो कॉस्मॉस है ब्रह्मांड विज्ञान या खगोल विज्ञान से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ ज्योग्राफर हैं उनके द्वारा लिखी गई बुक। ठीक, हिकैटियस की जस पीरियोडस है, सही है। अलेक्जेंडर ने नोमोन का किया, राइट है। इरेटोस्थनीज का पेंजिया नहीं है, ठीक, वेगनर का पेंजिया है। हिपार्कस का एस्ट्रोलाइबर, राइट है। ठीक, तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो ये आपका इरेटोस्थनीज का पेंजिया। अक्षांश और देशांतर के पदों का सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो आपको मैंने बताया था कि अक्षांश और देशांतर के बारे में जो प्रयोग किया था, पहली बार खींचा था इन्हीं ने ही प्रयोग किया था, इरेटोस्थनीज ने। आधुनिक युग के पूर्व के निम्नलिखित में से किस एक विद्वान ने प्रादेशिक भूगोल तथा क्रमबद्ध भूगोल के संबंधों को स्पष्टतः स्थापित किया, तो जाहिर सी बात है ये आप जानते हैं, वार्नियस महोदय ने। ठीक, नेक्स्ट है, कौन सी संकल्पना विडाल डेला ब्लान से संबंधित है। गणितीय भूगोल, लैंडस्केप या दृश्य भूमि में जीव विस्तार है, पार्थिव संपूर्णता। तो सही उत्तर आपका पार्थिव संपूर्णता है। ठीक, आगे जो आपके प्रश्न हैं वो सभी आपका कथन और कारण से संबंधित हैं। तो कथन और कारण हम सोच रहे हैं कि आपका एक ही पार्ट में कराया जाए। ठीक, तो इससे आपका ये फ़ायदा रहेगा कि आप एक पार्ट में, जो ज्योग्राफी में आप देखते हैं कि कथन पूछता है और कारण देता है, तो ये वाले प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं और ये कठिन भी होते हैं। कठिन इसलिए होते हैं क्योंकि इसके बारे में जो कथन पूछा गया इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी आप कारण को स्पष्ट कर पाएंगे। ठीक, तो आगे हम लोग इसी तरह से उसमें देखेंगे और उसमें भी लगभग आपको 15 से 20 प्रश्न वहाँ पे अवेलेबल कराए जाएंगे जो आपके कथन और कारण से होंगे। ठीक, तो अब तक आपने ये 7वां पार्ट रहा है जो आपने देखा। ठीक, तो आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे हम लोग प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे, उसकी थ्योरी भी देखेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे आपको उसका ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। ठीक, धन्यवाद।